अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी कैपिटल इन्वेस्टर अप्रेजल में रेलेवेंट कैश फ्लोज के ऊपर। हमने जो बात डिस्कस की थी कि मेजर मार्क्स हमारे क्वेश्चन में जो कहानी लिखी होगी उस कहानी में से रेलेवेंट कैश फ्लोज उठा के सालाना एनुअल इंटरवल्स पे इस शेप में अरेंज करने के होते हैं। और हमने जो सबसे पहली बात ख्याल रखनी होती है कि हम सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज पिक करें। हमें क्वेश्चन में कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, जैसे इसके मुताबिक हमें बताया जा सकता है कि जिस प्रोजेक्ट की हम फिजिबिलिटी कर रहे हैं दैट प्रोजेक्ट विल बी चार्ज्ड 50,000 रेंट पर मंथ। चार्ज का वर्ड आ गया, इसका मतलब इररिलेवेंट है, अपनी कैलकुलेशन में इसको शामिल नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो या इसके अलावा यह भी लिखा जा सकता है कि हम नया प्रोजेक्ट जिस बिल्डिंग में करेंगे उस बिल्डिंग का हमें इजाफी 10,000 किराया देना पड़ेगा पर मंथ, तो 10,000 हम शामिल कर लेंगे। ठीक है जी। तो एक ये बात थी। और दूसरी, हमने एक जनरल डेफिनेशन के हिसाब से ज़हन में रखना है कि हमें इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लेने हैं। जैसे इसकी मैंने मिसाल दी थी, हमें बताया जा सकता है कि हम करंटली 10,000 यूनिट बेचते हैं, नया प्लांट लगा लेंगे तो 12,000 यूनिट बेचेंगे। तो हमने सिर्फ इजाफी नए प्लांट की वजह से 2,000 यूनिट इजाफी बना के बेच रहे हैं, तो 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट और 2,000 यूनिट्स का ही रेवेन्यू लेने हैं। 12,000 के रेवेन्यू फिजिबिलिटी में हमने शामिल नहीं कर लेना, क्योंकि नए प्लांट की वजह से इजाफी। तो ये मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज जिन पे हमने बात की थी, कुछ आइटम एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की थी, और फिर आपको एक कैफ3 के रेफरेंस से मैंने एक रिव्यू दिया था जिस पे हमने कहा था कि हमें 3-4 नंबर की एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी कम है, 2-5-7% चांस है, लेकिन आ सकती है। तो हमें बेहतर है टू बी ऑन द सेफ साइड कि हम कैफ3 का नॉलेज रिकैप करके चलें। अभी हमने पढ़ा ही था, तो मैंने सारा आपको इसको रिव्यू दिया था, मटेरियल और लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड यू वर गिवन द असाइनमेंट इलस्ट्रेशन 12-13। अब इलस्ट्रेशन 12-13 से में किसी बच्चे को कोई एडजस्टमेंट समझ ना आई हो, ऑल्दो हमने कैफ3 में सारी एडजस्टमेंट की थी, बट फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो जी बेटा इलस्ट्रेशन 13 से एक सवाल है जी हमारे पास। इलस्ट्रेशन 13 किधर गई? लीजिए जी, इलस्ट्रेशन 13 ये आगे जी बेटा रिसर्च स्टाफ। इलस्ट्रेशन 13 में रिसर्च स्टाफ पे बात कर रहे हैं जी आपके साथी कि इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे हमने आइडेंटिफाई की है। बेटा रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन ऐसे हमने बात की, बर्डन ऑन आवर पॉकेट। ये डिसीजन क्या था यहां पे इस इलस्ट्रेशन में कि हम अभी प्रोजेक्ट बंद कर दें या 1 साल चला के इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो हमने देखना था कि भाई अभी 1 साल तक कंप्लीट करने की इजाफी कॉस्ट क्या है और 1 साल तक कंप्लीट करने का इजाफी रेवेन्यू क्या है। तो हमने यहां पे देखना है कि 1 साल कॉन्ट्रैक्ट को मजीद चलाने की इजाफी कॉस्ट, हमें इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक अगर हम स्टाफ को फारिग करते हैं तो रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे, रिडंडेंसी सेवेरेंस पे हम कहते हैं बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट को। ठीक है। रिडंडेंसी एंड सेवेरेंस पे होती है बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट। हमें बताया गया है अगर हम अभी रिटायर करें तो 30,000 पे करेंगे और साल बाद रिटायर करें तो 70,000 पे करेंगे। इसका मतलब 1 साल काम करवाने की इजाफी तनख्वाह कितनी देनी पड़ी? 40,000। मतलब बंद तो हमें प्रोजेक्ट करना है ना, अभी करेंगे तो 30,000 देने पड़ेंगे, लेकिन कंप्लीट करके करेंगे तो 70 देने पड़ेंगे। तो कंप्लीट कराने की वजह से क्या देने पड़े? 40। और 1 साल काम कराओगे तो तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, तो 40 जमा 120 160। ठीक है। रेलेवेंट तनख्वाह बनेगी कि भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है तो 1 साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी और इजाफी रिटायरमेंट बेनिफिट देना पड़ेगा। रेलेवेंट कॉस्ट 1,60,000। जी जनाब, और किसी एडजस्टमेंट पे इलस्ट्रेशन 12 और 13 पे कुछ सवाल? जी बेटा इक्विपमेंट इसी के नीचे इक्विपमेंट, ये भी वही बात है जी। हमारे पास ऑप्शन है कि हम अभी प्रोजेक्ट बंद कर दें और इक्विपमेंट अभी बेच दें, या प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और इक्विपमेंट साल बाद बेचें। तो उसने कहा जी ये मशीन जो है खरीदी गई थी 36,000 की 3 साल पहले, ये तो पास्ट है, इररिलेवेंट।
इट हैज द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 6000 इन अनदर 2 ईयर। 2 साल बाद 6000 की बिकेगी, हमें 2 साल बाद से क्या, हम तो बात करें आज या साल बाद, तो ये भी हमारे लिए इरेलीवेंट है। करंट डिस्पोजल वैल्यू 16000, हाँ ये बात ठीक है, कभी अभी हम बेचना चाहें तो 16000 की बिकती है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लें 1 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी 12000। मतलब अभी बेच दूं तो मुझे 16000 मिलेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने चल पड़ूंगा तो कितने मिलेंगे, तो नुकसान क्या हुआ मेरा, 4000। दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट। मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर आने का बोझ, 4000 का बेनिफिट मेरा कम हो गया। सो 4000 इज, इन दोनों का डिफरेंस 4000, ये है जी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट। जी कोई और सवाल जी, किसी और एडजस्टमेंट पे, किसी बच्चे को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, बात समझ ना आई हो तो। इलस्ट्रेशन 12-13 होम असाइनमेंट थी जी बेटा। जी बिल्कुल, हम आपके साथी का कहना है कि इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी चाहिए हमें, क्या, तो बेटा अभी आपने खुद ही इसका जवाब भी दिया, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म भी सिर्फ आज वर्सेस 1 साल है, आज वर्सेस 1 साल। तो इसमें जो बेहतर मैयर होता है वो तो यकीनन आपकी कैश फ्लोज ही हैं, कि मैंने आपको कहा ना रेलेवेंट कैश फ्लोज की आपकी डेफिनेशन अभी हमें क्या बोली थी, रेलेवेंट कैश फ्लो के हमने 3 फैक्टर जो आइडेंटिफाई किए थे, उसमें हमने जो अहम फैक्टर है वो है कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ठीक है। कैफ 3 में हमने डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पे लिया था कहीं, लेकिन वो कुछ खास हालात थे। अगर आपको याद हो क्या हालात थे, किसी को याद है कैफ 3 में डेप्रिसिएशन को रेलेवेंट कॉस्ट हमने कब लिया था, क्या शराइत थी उसकी, एक बच्चा हाथ खड़ के बताए जी बेटा। जब न्यू एसेट के लिए वो यूज हो रहा हो, मतलब उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही हो, एग्जैक्टली जब जो प्रोजेक्ट अब करने जा रहे हो उसके लिए एसेट खरीदोगे तो फिर डेप्रिसिएशन रेलेवेंट होती है, ठीक है। उस केस में डेप्रिसिएशन नॉन कैश होने के बावजूद डेप्रिसिएशन कॉस्ट हम रेलेवेंट ले लेते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ और है। एक आपने असूल ध्यान में रखना बेटा कि हर सवाल में एग्जामिनर कुछ ना कुछ कहानी बदलेगा, और कहानी बदलेगा तो हमारा जहां पे हमारी पुरानी को कहानी फिट नहीं बैठ रही ना, एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है, मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ रहा है कैश टर्म में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन यहां भी यकीनन रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम आज ये एसेट नहीं खरीद रहे, ये एसेट पुराना खरीदा हुआ है, मेरे फैसले की वजह से नहीं खरीदा जा रहा। अगर मेरे फैसले की वजह से खरीदा जाएगा ना फिर डेप्रिसिएशन रेलेवेंट होती, खरीदा तो पुराना हुआ, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो इरेलेवेंट होगी। रेलेवेंट क्या होगा फिर, मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ा, ठीक है, दैट इज द कैश। जी जनाब, किसी बच्चे के जहन में कोई और सवाल इलस्ट्रेशन 12-13 से लेके किसी एडजस्टमेंट पे कोई एक्सप्लेनेशन मजीद चाहिए हो? चीजों को हमने बेटा समझ के चलना है, और जैसे कैफ 3 की डिसीजन मेकिंग मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी कि अपने जहन को फ्लेक्सिबल रखना, ओपन रखना है, यहां पे भी वही बात है, जहन को आपने ओपन रखना है। आपने गाइडलाइंस पढ़े हैं, असूल पढ़े हैं, मिसालों को याद नहीं रख लेना, गाइडलाइंस और असूलों को याद रखना है। और जहां पे कोई गाइडलाइन असूल अप्लाई करने में दिक्कत हो, बेसिक प्रिंसिपल, मेरी जेब पे बोझ क्या पड़ा, अभी मेरी जेब में आ क्या रहा है, मेरी जेब में जा क्या रहा है, इस फैसले की वजह से वो आपने ले लेना है, दैट विल बी रेलेवेंट। चांसेस यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो करेक्ट डिसीजन आपका रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम IRR हम देख चुके थे। अच्छा जी, अब बारी है ये स्पेशलाइज कैश फ्लोज की, एन्युइटीज, परपेचुइटीज की। अच्छा जी, एन्युइटीज, परपेचुइटीज, ये 2 स्पेशलाइज कैश फ्लोज हैं, इनकी डिस्काउंटिंग कैसे करनी है, इससे आप लोग अगेन आपको सिखा दी गई थी ये QM में। तो मैंने तो यहां पे किताब में इसको लिखने का अंदाज कुछ और है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको जैसे QM में आपने पढ़ा है उसी अंदाज में इनको डील करना सिखा दूं, ताकि आपके लिए कोई नई चीज हो ना हो, वो रिवीजन वाला एलिमेंट रह जाए। जैसे आपको QM में सिखाया गया यहाँ पे
क्लासेस में उसी अंदाज में सिखा देता हूं आपको, ताकि आपकी रिवीजन आसानी में याद करने में आसान रहेगा। सबसे पहले एन्युटी होती क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या क्या है? इक्वल कैश फ्लोज एंड अकरिंग एट रेगुलर या इक्वल इंटरवल एंड डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसी कैश फ्लो को हम एन्युटी कहते हैं। और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू लेने का आपने तरीका पढ़ा था कि एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर, और ये एन्युटी फैक्टर का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है जी। आपने फिर टाइप्स ऑफ एन्युटी भी पढ़ी हुई, नॉर्मल, डिलेड एंड एडवांस। एडवांस को एन्युटी ड्यू भी कहते थे शायद, ऐसा ही है ना। तो वेल ये 3 तरह की एन्युटी भी पढ़ी हुई। इनकी डेफिनेशन, नॉर्मल एन्युटी क्या है? सीरीज विच स्टार्ट्स फ्रॉम पीरियड 1, आज से एक पीरियड के बाद शुरू होती है। डिलेड एन्युटी क्या है? सीरीज विच स्टार्ट्स बियॉन्ड 2 से 3 से 4 पीरियड से, उससे पीरियड से 5वें पीरियड से शुरू होती है। और तीसरी क्या है? एडवांस, सीरीज विच स्टार्ट्स टुडे, आज से 0 से शुरू हो जाती है। ठीक है। एन्युटी क्या है? एन्युटी की डेफिनेशन आपको याद है। हम इस एग्जाम्पल की मदद से इनकी डिस्काउंटिंग, इन तीनों की डिस्काउंटिंग को समझते हैं इलस्ट्रेशन 19 की मदद से। तीनों की डिस्काउंटिंग को हम जरा रिकॉल करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा आपको उसी अंदाज में जैसे आपने पीआरसी में सीखा था आपको याद करवाई जाए। इलस्ट्रेशन 19, किसी बच्चे को रिकैप करने में कोई दिक्कत हो, बात समझ ना आए, वो आपने पूछना है बेटा, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 19, ये जी इलस्ट्रेशन 19 आ गई। Calculate present value of an annuity of 1000 per annum for 5 years. Starting 1 year from now, 1000 5 साल एन्युटी है, सालाना एन्युटी है। स्टार्टिंग 1 year from now मतलब नॉर्मल, स्टार्टिंग इमीडिएटली मतलब एडवांस, और स्टार्टिंग इन 4 years मतलब 1005 दफा सालाना कैश फ्लोज है। अगर नॉर्मल हो तो इसकी एन्युटी क्या है? इमीडिएटली स्टार्ट हो तो उसकी एन्युटी क्या है? डिलेड से स्टार्ट हो उसकी एन्युटी क्या है? आपको एन्युटी की डिस्काउंटिंग में जो एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी, जैसे हमारे इस केस में पहला केस बना हुआ है जी 0 1 2 3 4 एंड 5। पहला केस है आपके 1000 रुपए 5 दफा स्टार्टिंग इन 1 year टाइम। आपको सिखाया गया था कि आप इक्वल कैश फ्लो है, आप एनुअल कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको मिल जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली इस फार्मूला ने फंक्शन क्या किया? इस फार्मूला ने आपकी ये पूरी सीरीज को पकड़ा, इसको प्रेजेंट वैल्यू का मतलब 0, इसको यहां पे ले आया। यही सीखा हुआ ना आपने, और इसका आपने फार्मूला सीखा था कि 1000 को उस फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, पहली बात, फार्मूला अब हमें याद नहीं रखना। पीआरसी में शायद आपने याद रखा हुआ था फार्मूला, अब आपको याद नहीं करना। फार्मूला टेबल आपको एग्जाम में दिया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू टेबल दिया जाएगा। पेज पे जाओ, किताब के एंड पे जाओ, लास्ट पेज पे आ जाओ। किताब के एंड पे 2 टेबल थे ना, एक टेबल हमने प्रेजेंट वैल्यू टेबल इस्तेमाल करना सीख लिया, अब ये एन्युटी टेबल है, ठीक है। लास्ट जो टेबल आपके है दैट इज एन्युटी टेबल। इसकी टॉप पे एन्युटी का फार्मूला भी आ रहा है, तो आपको याद नहीं रखना। एन्युटी का फार्मूला यहां पे आपके सामने नजर आ रहा है। अब हमने इस फार्मूला से कैलकुलेट करें एन्युटी फैक्टर या टेबल से उठा लें, एक ही बात है। तो टेबल से उठाना हमारे लिए आसान है। हमारा इस केस में आर है 10%। अब देखिए जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे केस में आपने कोई भी एन्युटी फैक्टर उठाना है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है 2 चीजों पे, एक एन पे और एक आर पे। एन से मुराद कैश फ्लो, कितने कैश फ्लो हैं? 5, और आर है हमारा इस केस में 10%। तो जनाब आप टेबल पे जाइए, आर 10% एन 5 2.3
3.791, ये एन्युटी फैक्टर आ गया और एनुअल कैश फ्लो हमारा है 1000। लीजिए जी, प्रेजेंट वैल्यू हमारी यहां से बन गई 3791। नॉर्मल एन्युटी का केस बिल्कुल ही सीधा सीधा, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हमें ख्याल कर ये करना है, ख्याल क्या रखना है कि भाई ये जो काम हम करते हैं ना, एनुअल कैश फ्लो का एन्युटी फैक्टर ज़रूर देते हैं, ये हमारा 1 ऑनवर्ड, जो इस केस में 5 कैश फ्लोज थे, इन सबको इकट्ठा करके 0 पे ले आया, इन सबको इकट्ठा करके एक स्टेप पीछे, अब 1 के पीछे तो 0 ही है ना, ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू बन गई। ठीक है, ये चीज आपको यकीनन पीआरसी में ऐसे ही बताई गई थी कि भाई कैश फ्लो को पकड़ा और एक स्टेप पीछे ले आया, एक स्टेप पीछे 0 ही था। तो जनाब ये फार्मूला, इस फॉर्म ने क्या काम किया हमें पता लग गया। अब देखो जरा, अगर कैश फ्लो हमारी सीरीज इमीडिएटली शुरू हो रही हो, इमीडिएटली से मतलब पहला कैश फ्लो कहां होगा, पहला कैश फ्लो 0 पे है, और मतलब ये वाला कैश फ्लो नहीं है। अच्छा, अब अगर तो जैसे अब अगर मैं दोबारा ये काम करूं कि भाई मैं एनुअल कैश फ्लो को, इसी कैश फ्लो तो 5 ही है ना, एन भी 5 है, आर भी 10 है, अब मैं दोबारा 1000 को एन्युटी फैक्टर में मल्टीप्लाई करूं तो भाई ये काम, ये फार्मूला का तो एक ही काम आता है ना, वो काम क्या आता है, वो काम क्या आता है, सबको इकट्ठा करो, एक स्टेप पीछे ले दो, फॉर्म 0 पे नहीं लाता, वो क्या करता है, कैश फ्लो को इकट्ठा करके एक स्टेप पीछे लाता है। नॉर्मल के केस में एक स्टेप पीछे 0 था, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, काम खत्म हो गया। लेकिन एडवांस के केस में एक स्टेप पीछे क्या है, 0 में लाना है। अब क्या करें, एक साल आगे लेके जाना है, क्या करें, अब भाई डिस्काउंटिंग पीछे लेके जाती है, आगे क्या लाता है वैल्यू को, कंपाउंडिंग, आगे लाती है वैल्यू को कंपाउंडिंग। तो जनाब पहले केस की प्रेजेंट वैल्यू ये है, दूसरे केस की प्रेजेंट वैल्यू बनेगी आपकी, हम कहेंगे भी हम यहां पे भी जब 1000 इंटू 3.791 करते हैं तो ये तो -1 में चले गए, -1 से आगे आना है तो 1 एक साल आगे आ जाओ, ऐसे ही है। तो बोलो जनाब क्या बनी प्रेजेंट वैल्यू, फोर 170। लीजिए जनाब जरा समझ लीजिए दोबारा, कोई बात समझिए किसी बच्चे को, आई ट्राइड, इसको एक्सप्लेन करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि जिस मेथड से पीआरसी में आपको एक्सप्लेन किया गया उसी मेथड से बताया जाए, ताकि सिर्फ मैंने क्या किया, फार्मूले की जब मैंने कहा टेबल से वैल्यू उठा लो, अब फार्मूले की टेंशन छोड़ दो, आसानी थोड़ी कर दी हमने, ठीक है ना। हमें N5 R10 पता है, तो बजाय फार्मूला डाल के वैल्यू निकालो, टेबल से उठा लो, ठीक है। तो बाकी ये काम आपको पहले बता दिया गया था कि भाई एन्युटी टेबल करता क्या है, आपके कैश फ्लोस को इकट्ठा किया, इनकी प्रेजेंट वैल्यू एक स्टेप पीछे ले आता है। ये फंक्शन है एन्युटी फैक्टर का, सिंगल कैश फ्लो का एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कैश फ्लो को पकड़ा, एक स्टेप पीछे ले आया सब इकट्ठा करके, एक पॉइंट में वैल्यू इकट्ठी कर दी। नॉर्मल के केस में एक स्टेप 0 था, एडवांस के केस में एक स्टेप पीछे -1 था, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना, 0 में वापस आना है। तो हम क्या करते हैं, एक साल आगे आते हैं, एक साल आगे आने के लिए कंपाउंडिंग की जाती है, 1 + r⁴n कंपाउंडिंग की। तो ये हमारी जनाब प्रेजेंट वैल्यू आ गई, केस नंबर 2 एडवांस एन्युटी की। जी कोई सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं, बात समझना है, एब्जॉर्ब ना हो, पूछिएगा। आल्दो जैसे मैंने कहा पीआरसी में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, बट आई एम गिविंग यू फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट यू लर्न देयर। अच्छा जी, यही कॉन्सेप्ट। तीसरा केस क्या जी हमारा, तीसरा केस है कब शुरू हो रही है एन्युटी, 4 years टाइम, मतलब ना ये पैसे आने हैं, ना ये ना ये ना ये, यहां से शुरू होने और जाने कहां तक है, 6, 7, 8, 1000, 1000, 1000। ये जनाब तीसरा केस है कि भाई हमारे कैश फ्लोज ये हैं, ये 5 हैं 5 ही, लेकिन इन 4 year टाइम, 4 साल बाद शुरू होंगे। केस नंबर 3, तो जो कीजिएगा जरा, आपने मुझे खुद इसका जवाब बताना है। अगर मैं यहां पे भी वही 1000 इंटू 3.791 करूं तो मेरी वैल्यू कहां पे आई, 3 पे आई।
3 से कहां पे ले जाना है मुझे? क्या करूं? डिस्काउंटिंग 1.10 रेज़ टू पावर -3 बेशक टेबल से डालूं, ठीक है ना, बेशक टेबल से डालूं या ये फैक्टर लिखने की बात है। 10% 3 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू, 10% 3 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो बताइए यहां से प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 2848। लीजिए जी, ये आपके प्रेजेंट वैल्यू आ गई। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, एनुअल कैश फ्लो को जब एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, काम क्या किया उसने किया तमाम कैश फ्लोज को इकट्ठा करके 1 साल पीछे। अब 1 साल पीछे नॉर्मल के केस में 0 था, कहानी खत्म हो गई। 1 साल पीछे एडवांस के केस में -1 आ गया था, 0 पे ले जाना था, कंपाउंड कर दो। 1 साल पीछे इस केस में 3 आ गया, 0 पे ले जाना है, मजीद 3 साल डिस्काउंट कर दो, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक जिस पे हमने सीखा था क्यूएम में, वही लॉजिक हमने यहां पे रिवाइज कर ली। उसी लॉजिक से हम लेके चलेंगे, ये काम जो हमने सीखा था वैसे लेके चलेंगे। ये हम यहां पे सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई हम कुछ प्रोजेक्ट जब अप्रेज करने जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स के कुछ कैश फ्लोज में टेक द शेप ऑफ एन्युटी। हमें बताया जा सकता है भाई ये प्रोडक्शन प्लांट की शुरू करोगे, ये इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में फ्यूचर कैश फ्लोज में टेक द शेप ऑफ एन्युटी। तो हमें एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू आएगी तो हम ऐसे करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, बजाय इसके कि 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज की ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट करें। हम एक स्ट्रोक में 5 कैश फ्लोज की पीवी ले सकते हैं, 5 क्या 50 हो 100 हो तब भी ले सकेंगे। एन्युटी का यही फायदा है, जितनी मर्जी सीरीज बड़ी हो, एक स्ट्रोक में उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप ले लेते हैं। यहां पे सिर्फ एक बात आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह प्रेजेंट वैल्यू टेबल में मैंने आपको बताया था कि टेबल जो आपको गिवन होता है ना, उसमें एक रेंज है आर और एन की, ठीक है ना। उस रेंज से बाहर का फैक्टर चाहिए होगा तो टेबल की टॉप पे फॉर्मूला अवेलेबल है। इसी तरह एन्युटी फैक्टर में भी ऐसे है, एन्युटी फैक्टर आर और एन की एक रेंज है जिसमें हमें अवेलेबल है। जब हमें उस रेंज से बाहर का एन्युटी फैक्टर चाहिए होगा ना, तो फॉर्मूला तो अवेलेबल है, हम इस्तेमाल भी करना आता है, हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपकी क्लास असाइनमेंट है जनाब इलस्ट्रेशन 20। इसमें ये 4 एक्टिविटीज हैं, इन 4 एक्टिविटीज की प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तवज्जो से, तसल्ली से, जैसे आपको सिखाया गया। कोई बात समझ नहीं आई आपने मुझसे पूछने हैं। हर बच्चे ने ये इलस्ट्रेशन 20 की चारों एग्जाम्पल्स परफॉर्म करनी है। कुछ नॉर्मल, एक केस नॉर्मल है, एक एडवांस और 2 डिलेड हैं। 4 केसेस हैं ये, एक नॉर्मल, एक एडवांस और 2 डिलेड।
अच्छा जी, सारे एन्युटी का केस है। पहले केस में आपका एन क्या है? बड़ा बेटा सीधा सा हिसाब है कि आपके 15 में से सिर्फ पहले 2 कैश फ्लो मिसिंग है ना। 3 से तो ऑनवर्ड कैश फ्लो शुरू हो गया, 15 में से 2 निकाल दो, क्या बचे? 13। ठीक है, एन इज 13। एन से मुराद होता है कैश फ्लोज, तो एन इज 13 इस केस में। और आर तो आपके सामने ये गिवन है जी 15%। दूसरे केस में एन इज 10, आर इज 12। तीसरे केस में एन इज 16, क्योंकि कैश फ्लो 0 से शुरू हो गया ना। 15 को आखिरी कैश फ्लो है, पहला 0 को है 16, और आर इज 25। और आखिरी केस में एन इज 13 एंड आर इज 6। ठीक है जी, ये आपकी एन और आर की वैल्यूज आ गई हैं। एन से मुराद है नंबर ऑफ कैश फ्लोज आपके कितने हैं। तो हमने नंबर ऑफ कैश फ्लोज काउंट कर लिए चारों केसेस में। किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आए पूछेगा, लेकिन हर बच्चे को कैलकुलेशन करनी है भाई। बार बार बोल रहा हूं मैं, हर बच्चे के रजिस्टर पे ये कैलकुलेशंस चाहिए सारी की सारी। दूसरे में गलती है एन 10 N10 R12 N10 R12 5.65 बिल्कुल ठीक है जी 5.65।
ये आपके सामने मैंने फैक्टर्स लिखे हैं बना के। क्या दरमे तकसीमें यहाँ पे होनी है? किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई यहाँ पे तो पूछिए। तो ये इलस्ट्रेशन एक करने के बाद अब आपको नॉर्मल, डिलेड और एडवांस पर एन्युटी को डील करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनमें फिर ये भी समझने में भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये हो गया तो इसके बाद अब आगे हम सवाल करेंगे, उनमें हमारे सामने चीज़ें आया करेंगी। रिफ्रेश करने के लिए, रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट हमारे पास यही दो इलस्ट्रेशन 1920 है एन्युटीज पे। आगे सवाल हमारे सामने आएंगे। इसमें कंप्रीहेंसिवली तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके रिवाइज PRC2 के हो रहे हैं। लेकिन स्किल किसी बच्चे को मैं बार बार पूछ रहा हूं, नहीं समझ आई तो पूछ लीजिए। असल काम सिर्फ याद रखने का यह है कि एन्युटी टेबल एन्युटी का फैक्टर करता क्या है। जब एक कैश फ्लो को आप एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, पूरी सीरीज को उठा के एक साल पीछे ले जाता है। लास्ट वाली भी गलत है। ओ यार, इतनी गलतियां मैं करता हूं। अच्छा, लास्ट वाली में हमने क्या किया? हमने पहले 50,000 को N13R6 N13R6 8.853। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया, मैं लिखते हैं 6 और 13 उठा लिया। 8.853 N13 और R6 8.853। मैंने इसको वो R13 और N6 उठा लिया था। एनीवेज, गलती होगी जनाब। ले जनाब, और कोई इशू जनाब किसी बच्चे को? अच्छा, इसके जो सोल्यूशन है इलस्ट्रेशन 1920 के जो आपके बुक के एंड पे दिए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन का अंदाज थोड़ा फ़र्क है। उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आंसर वो भी ऑलमोस्ट सेम ही राउंड ऑफ के तहत आ रहे होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन का अंदाज, तरीका थोड़ा फ़र्क है। मैंने जैसे कहा कि अभी ये मैंने किताब जब लिखी थी तब मैंने PRC2 नहीं पढ़ाया हुआ था। अब मैंने PRC2 पढ़ा लिया तो मैंने कहा फिर नई चीज़ क्यों सिखाऊं। जो आपका PRC2 में सीखने का अंदाज है उसी अंदाज को मैं लेकर चला हूं। तरीका वो भी ठीक है, तरीका ये भी ठीक है, आंसर दोनों से सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपके सामने वो मेथड रखा जिससे आपने PRC2 में ये चीज़ें सीखी हुई हैं। तो इसके आंसर से इलस्ट्रेशन 1920 के सोल्यूशन में जो मेथड है कैलकुलेशन का, प्रेजेंटेशन का, उससे आपने मिक्सअप नहीं करना। ये नोट आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, दूसरी सीरीज ऑफ स्पेशलाइज्ड कैश फ्लो होती है परपेचुटी, और एन्युटी और परपेचुटी में फर्क सिर्फ इंडेफिनिट या अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम का है। जस्ट लाइक एन्युटी, परपेचुटी की भी 3 टाइप, नॉर्मल, डिलेड एंड एडवांस। ठीक है, तो डेफिनेशन वही है, नॉर्मल परपेचुटी विच स्टार्ट्स आफ्टर 1 ईयर
डिलेड परपेचुटी विच स्टार्ट बियॉन्ड 1 मतलब 2 3 ऑनवर्ड्स, और एडवांस परपेचुटी विच स्टार्ट्स इमीडिएटली। तो सेम डेफिनेशंस है क्लासिफिकेशन के लिए। अब हम इलस्ट्रेशन 21 को देखते हैं जो परपेचुटी से डील करने के बारे में है। और इलस्ट्रेशन 21 में हमारे पास पहला केस सेम वही जो हमने इलस्ट्रेशन 19 में देखा था। 1000 पर एनम की परपेचुटी है, स्टार्टिंग 1 ईयर, स्टार्टिंग 4 ईयर, स्टार्टिंग इमीडिएटली। तो 1 बाय 1 जैसे हमने हैंडल किया पहले, उसी तरह एन्युटी को हम इसी तरह परपेचुटी को भी हैंडल करते हैं। पहला केस, आपकी परपेचुटी 1000 एवरी ईयर स्टार्ट होनी है 1 साल बाद, और चूंकि इसका एंड नहीं पता तो मैं इन्फिनिटी का साइन लगा रहा हूं फॉर परपेचुटी, कि हमें नहीं पता इसने खत्म कब होने, अनडिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम है। अच्छा जी, परपेचुटी की डिस्काउंटिंग आपने सीखी हुई है, एनुअल कैश फ्लो इनटू 1/r 1/r नहीं, एनुअल कैश फ्लो इनटू 1/r। याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं कुछ और मैं गलत पढ़ा गया हूं। क्या होता है? और कैपिटल स्मॉल छोड़ दे, r 1/r ही होता है ना, कि कुछ और होता है? रेंटल की जगह एनुअल कैश फ्लो मैंने ले लिया ना, ये एनुअल कैश फ्लो आ गया जो रेंटल की जगह है, और ये आपका डिस्काउंट रेट आ गया। ठीक है, तो हम कहते हैं एनुअल कैश, इसको आप एनुअल कैश फ्लो ओवर आर पढ़ लो या इसको r ओवर r पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, या इसको एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड विद 1/r कर लो। ठीक है, बेसिकली आपने जिस तरह एन्युटी फैक्टर था ना, जो कि आप टेबल से उठा रहे थे, ये आपका परपेचुटी का डिस्काउंट फैक्टर है 1/r। वहां पे क्या था? एनुअल कैश फ्लो को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, यहां पे एनुअल कैश फ्लो को परपेचुटी के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। काम इसका भी वही है भाई, जब आप एक कैश फ्लो को 1/r से मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरी सीरीज को उठा के 1 साल पीछे, 0 नहीं 1 साल पीछे, ठीक है ना। आप सीरीज का एक कैश फ्लो पकड़ो, उसको 1/r से मल्टीप्लाई करो, पूरी सीरीज को उठा के 1 साल पीछे। ठीक है जी, तो अब करते चलते हैं जी। कैलकुलेशन नंबर 1, 1000 इंटू 1/r, आर हमारा यहां पे 10% ही है जी। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 21 हम देख रहे हैं, r इज 10%, तो क्या वैल्यू आई 10,000। पहला केस, क्योंकि पहला केस हमारी सीरीज शुरू कहां से हो रही है? 1 से ऑनवर्ड। हमारी सीरीज है 1 ऑनवर्ड, हमने एनुअल कैश फ्लो इंटू 1/r किया, इसने उठाया 1 साल पीछे ले गया, 1 साल पीछे तो 0 था, काम खत्म हो गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। एनुअल कैश फ्लो इंटू 1/r, पूरी सीरीज को उठा के 1 साल पीछे, 1 साल पीछे 0 था, प्रेजेंट वैल्यू बन गई हमारी। दूसरा केस क्या भाई, सीरीज कब शुरू हो रही है? 4 ईयर टाइम में, मतलब ये कहानी खत्म होगी, शुरू यहां से होनी है 1000 1000 एंड देन इंफिनिटी। अब मैं अगर तवज्जो कीजिएगा, अगर मैं इसको भी 1/r करूं तो क्या होगा? 3 पे आ गया। अगर मैं इसको भी 1/r करूं तो आ गया 3 पे। अब क्या करें? 3 से दूसरा केस हमारा डिलेट का ना, 3 से 0 पे जाना है। अच्छा, वो ये पड़ा हुआ है, हम पहले इसको देख लेते हैं। 1/r किया तो ये 3 पे आ गया, 3 से 0 पे जाना, डिस्काउंट कर लिया। क्या ही वैल्यू? 713। ये पार्ट बी इसका, ये ए था, ये बी हो गया।
सेम वही केस पार्ट बी में हमारी सीरीज शुरू हो रही है 4 साल बाद और परपेचुटी है। एनुअल कैश फ्लो इनटू 1/r किया हमने एनुअल कैश फ्लो इनटू 1/r किया, 1 साल पीछे आ गई सीरीज सारी, ये सारी सीरीज इकट्ठी हुई और 1 साल पीछे आ गई, मतलब 3 पे आ गई। 3 पे आ गई वैल्यू, 3 से 0 पे ले जाना है, डिस्काउंट फैक्टर लगा दो 3 साल का, तो लीजिए जनाब 0 पे पहुंच गए। थर्ड केस क्या है? पार्ट सी क्या है? सीरीज स्टार्ट्स इमीडिएटली भाई, तो ये हमारी से थर्ड केस है, ये अब थर्ड केस बन गया हमारा। अब थर्ड केस मैं इसको भी अगर 1/r करूं तो मेरी वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? -1 में वैल्यू पहुंच गई। तो 0 पर लाने के लिए क्या करूं? कंपाउंड करें, 1 + r से मल्टीप्लाई कर देंगे 11,000। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था एनविटी में एडजस्टमेंट का, वही एडजस्टमेंट यहां पे चल रही है। उधर क्या था, हम कैश फ्लो को हर एन्युटी के सूटेबल फैक्टर से निकालते थे, क्योंकि वहां पे आर हर एक का अलहदा और एन अलहदा होता था। इधर कॉमन है 1/r, इधर बल्कि आसानी हो गई है, हमें टेबल से एन्युटी फैक्टर नहीं उठाना, सिंपली 1/r करना है। एडजस्टमेंट की लॉजिक वही है भाई, अगर तो नॉर्मल परपेचुटी है कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कैश फ्लो इनटू 1/r कर देने हैं। अगर एडवांस परपेचुटी है तो 1/r से 1 + r से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिलेड परपेचुटी है तो फर्दर डिस्काउंट कर देना है, जैसे इस केस में हमने किया। हमारी कैश फ्लो को 1/r से मल्टीप्लाई किया तो हम 3 पे आए, 3 से 0 पे जाना है, तो 1 + r raised to power -3 या 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से उठा लो। अब ख्याल रखना है, एक एन्युटी टेबल है, एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। जब सीरीज के लिए एनुअल कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना है तो एन्युटी फैक्टर से, जब सिंगल कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। तो हमने टेबल को ध्यान से इस्तेमाल करना है। एक कैश फ्लो डिस्काउंट कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल, सीरीज को डिस्काउंट कर रहे हैं तो एन्युटी टेबल। ठीक है, हर टेबल की टॉप पे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है जिससे उसकी वैल्यूज कैलकुलेट की गई है फैक्टर की। जनाब परपेचुटी की डिस्काउंटिंग के लिए 1/r इज द की बेसिक फार्मूला। उसके बाद एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी अगर आपकी एन्युटी एडवांस है या डिलेड है। नॉर्मल एन्युटी 1/r से हल हो जाएगी, नॉर्मल परपेचुटी 1/r से हल हो जाएगी। अगर एडवांस है या डिलेड है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। ये आपकी एडवांस की एडजस्टमेंट, ये आपकी डिलेड की एडजस्टमेंट। जी, एनी क्वेश्चन? हमने इलस्ट्रेशन 21 डिस्कस की, इलस्ट्रेशन 22 अगेन इज योर क्लास एक्टिविटी। सेम 4 केसेस हैं इसमें भी, एक नॉर्मल, एक एडवांस, 2 डिलेड। 4 एक्टिविटीज हैं परपेचुटी की डिस्काउंटिंग की। जी बेटा, इमीडिएटली वाला केस है कि हम 0 से शुरू हो रहा है। अगर हम ये देखें तो एक जो है वो 0 से पहले ही 0 पर है, उसे लैदा करना है दूसरे में। एक ही बात है, मैथमेटिकली मैंने कहा ना कई तरीके हैं। ठीक है, एक ये तरीका जो आप कर रहे हैं, एक तरीका जो मैंने ये दिखाया बोर्ड पे, एक तरीके से सोल्यूशन प्रेजेंट हुआ है, कई तरीके हैं। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक कोई इशू नहीं। जिस तरह एन्युटी को डील करने के कई तरीके हैं, परपेचुटी को भी प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। इफ यू हैव लर्न डिफरेंटली, मैंने तो आपको उस तरीके से बताया जिस तरीके से हम राइज में पीआरसी को पढ़ाते हैं, तो मैंने वो कैरी किया। अगर आपने डिफरेंटली सीखा हुआ है तो कोई इशू नहीं। इफ यू हैव कमांड ओवर दैट, कंटिन्यू विद दैट मेथड, कोई मसला नहीं। आंसर सेम आ रहे हैं, हाँ आंसर फर्क आ रहे हो तो भी टेंशन है हमें, कभी गड़बड़ होगी कहीं।
As long as we are getting the same answer, we have the flexibility or the selection of method, जो मर्जी method करो. ये लीजिए जी, मैंने आपके सामने चारों एग्जाम्पल्स के आंसर्स किन फैक्टर्स को सॉल्व होकर निकालने हैं लिखे हैं. तो किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा. चारों एक्टिविटीज के फैक्टर्स आंसर्स कैसे निकलने हैं आपके सामने लिखे हुए हैं. जी जनाब, एन्युटी परपेचुटी होगी, समझ आ गई हमें. अच्छा जी, थोड़ी देर आप एनपीवी की इलस्ट्रेशन. अब इलस्ट्रेशन जो बीच में है ना 23-24, ये आपकी असाइनमेंट में चलेगी. हम इलस्ट्रेशन 25 और 26 को देखेंगे, ठीक है. तो इलस्ट्रेशन नंबर 25 ऑन पेज नंबर 20. What is the net present value of a project having the following cash flows? हमें NPV कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है. When the cost of capital is 15%. जीरो में 1,50,000 का आउटफ्लो, आफ्टर 1 ईयर 15,000 का इनफ्लो, आफ्टर 2 ईयर 20,000 का इनफ्लो, और 3 से लेकर 12 तक 25,000 का इनफ्लो. ये कैश फ्लोज हैं. हम करेंगे क्या, हम इसी के आगे, आप अगर करना चाहो तो इसी के आगे डिस्काउंट फैक्टर बना के ले आओ सूटेबल. जहां पे सिंगल कैश फ्लो वहां पे सिंगल कैश फ्लो का फैक्टर, और जहां पे एन्युटी है वहां पे एन्युटी का फैक्टर. रेट है हमारा 15%. 15% के हिसाब से फैक्टर बनाओ और देन प्रेजेंट वैल्यू ले लो मल्टीप्लाई करके, और ये लीजिए जी, यहां पे हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इनका सम करके. लीजिए जी, सॉल्व कीजिए. इस टेबल को अब पॉपुलेट करना है आपने. 15% के हिसाब से सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लोज. और ये सीरीज क्या है, डिलेड एन्युटी. कारोबार करोगे 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू, 1 साल बाद मिलेगा 15,000, 2 साल मिलेगा बाद मिलेगा 20,000, और तीसरे साल से लेके 12वें साल तक हर साल, ठीक है, आपको आएंगे 25,000. 3 to 12 है, हर साल हम इसको पढ़ते हैं. 3 to 12 हर साल हमें 25,000 आना है. तो बनाइए जरा इसके आगे सूटेबल फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू.
बेटा किताबें ले आओ अब भाई, बड़ी होगी। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं बेटा, किताबें कैरी करना शुरू करें ताकि आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखने की प्रैक्टिस होनी शुरू हो, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स की मदद से काम करना है। तो हर बच्चे के पास किताब होनी चाहिए जी आने वाले दिनों में। डिले की एडजस्टमेंट डाल दिया आपने? दस लिखा हुआ 16 लिखा हुआ? तो जो पढ़ा जाए वो लिखा कर भाई। बेटा हर बच्चे को समझ आनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ये 25 कहाँ से आ गया मैडम? डिस्काउंट फैक्टर 15। हर बच्चे को समझ आनी चाहिए कैलकुलेशन की। किसी बच्चे को कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो पूछे, आपके सामने कैलकुलेशन के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। जी बेटा। सर हम इस वाले को फिर 10 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये 10 टाइम बेटा मैंने जो 5.019 लिया वो क्या है? उसमें n इज 10, ठीक है? वो एन्युटी का फैक्टर है। मुझे सिर्फ उसकी टाइमिंग एडजस्ट करनी है कि वो डिलेड है। जिन बच्चों की इलस्ट्रेशन 25 होगी वो 26 पे चले जाएं, उसको करें। और जिस बच्चे को 25 में कोई गाइडेंस चाहिए वो पूछे। 25 के फैक्टर्स आपके सामने हैं, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ट्वेंटी 26 को भी आप इसी अंदाज में सॉल्व करेंगे। आपको डिस्काउंट फैक्टर बताया गया है 10% का, इसके आप फैक्टर बना लेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू
एंड देन इनका सम करेंगे तो वो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। बाय द वे 25 की एनपीवी क्या आई थी वो तो बता दो मुझे। 26953। ये 25 की एनपीवी 26953। दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव को हम ब्रैकेट में ऐसे शो करते हैं। चलें जनाब 26 इलस्ट्रेशन 26।
जी जनाब, ये फैक्टर मैंने लिखे हैं, ज़रा इन पे किसी को एतराज़ हो तो बता दीजिएगा, कोई गलती है, कोई डिसएग्रीमेंट है तो बताइएगा, और कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। ये डिलेड एन्युटी है और ये डिलेड परपेचुटी है। कारोबार 2,20,000 की इन्वेस्टमेंट से शुरू होगा आज, 1 साल बाद 40,000, 2 साल बाद 50,000, फिर अगले 6 साल 3 से लेकर 8 तक 45,000 सालाना, उसके बाद 9वें साल से ऑनवर्ड परपेचुटी में 7,500 सालाना। तो अकॉर्डिंग टू द कैश फ्लो एंड पीरियड हमने फैक्टर बनाए, इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, सबको ये लिखा बोर्ड पे? किसी बच्चे को कोई डिसएग्रीमेंट है तो पूछे, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछे। सो एन्युटी परपेचुटी क्या है, एन्युटी परपेचुटी की टाइप्स क्या हैं, और एन्युटी परपेचुटी की डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, और इनको लेके एनपीवी या इवन आईआरआर का भी सवाल हमें करना हो तो कैसे किया जाएगा, इसको हमने आज देखा। जी बेटा, आंसर में मैक्सिमम बेटा दैट डज नॉट मैटर, फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपके एरर नहीं किया आपने। मैंने रिपीटेडली एक जुमला बोलता हूं, एक होता है राउंडिंग ऑफ डिफरेंस, ठीक है, और एक होता है एरर। तो एज लॉन्ग एज आपने एरर नहीं की तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25 रुपए का आ जाए, कोई फर्क नहीं है, रुपए का या 25 का, 40 का, 50 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देयर इज नो स्टैंडर्ड। अब राउंडिंग ऑफ आप 2 डेसिमल पे करोगे तो डिफरेंस कुछ और आएगा, 3 डेसिमल पे करोगे डिफरेंस कुछ और आएगा, ठीक है, 1 डेसिमल पे करोगे, फुल फिगर पे करोगे, डिफरेंस कुछ और आएगा। ये तो आपकी राउंडिंग ऑफ की प्रैक्टिस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, बट वी डोंट हैव टू वरी कि डिफरेंस कितना आ रहा है। मतलब कम से कम इतना हमें आइडिया है कि हमें देख के पता लग जाता है कि ये डिफरेंस है, ये एरर है। भाई 2, 4, 5, 10, 20, 25 का है तो डिफरेंस होगा, अगर ज्यादा का है तो एरर होगा। एरर के लिए हम चेक कर लिया करेंगे, डिफरेंस की हमें वरी नहीं करनी, हमें डिफरेंस को कम करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं 2 डेसिमल पे ले जाऊं, मैं 3 डेसिमल पे ले जाऊं या 4 पे ले जाऊं ताकि डिफरेंस कम हो जाए, नहीं, हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। जी बेटा, जी बेटा, डिस्काउंट कंपाउंड ये दोनों फैक्टर्स में हम कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कहाँ पे किया वैसे बाय द वे, कंपाउंड तो कहीं नहीं है ना, ये भी फर्दर डिस्काउंट ही है वैसे, ये सारे डिस्काउंट है, कंपाउंड तो हमने कहीं नहीं किया। वो तो कंपाउंड हम करते हैं सिर्फ जब हमारी एडवांस एन्युटी या एडवांस परपेचुटी हो, बट यस अगर हमें कंपाउंडिंग भी करनी है तो सब कुछ इसी टेबल में हम डाल देंगे, इसी कॉलम में डाल देंगे, यहाँ पे सारी डिस्काउंटिंग है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, जी बिल्कुल, ये अपनी सामने जो प्रेजेंटेशन है आप बिल्कुल ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। बाय द वे इसकी एनपीवी क्या है वो तो बता दो मुझे। 54560 एंड दिस इज पॉजिटिव। ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने फैक्टर्स की दी गई है, आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसे फैक्टर प्रेजेंट करके इसी तरह कैलकुलेशंस करके दे सकते हैं। बेहतरीन है, एफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आज के लिए इतने ही, बाकी इंशाअल्लाह कल मिलेंगे तो इस डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का चैप्टर अभी काफ़ी ज़्यादा इससे काम रहता है, अभी हमने बात सिर्फ शुरू की है, जो मेजर हमारा काम है इस पर भी हमारा होना है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।